हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजू स्टडीज़। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप सबसे कहा था कि मैं सभी सब्जेक्ट्स की आपकी वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर इसी चैनल पर लेके आऊँगी। तो आज मैं जो सब्जेक्ट लेकर आई हूँ वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम इसका आज टॉपिक करने वाले हैं नेचर एंड इम्पोर्टेंस। और एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर मैं आपको बात बता दूँ तो ये सिर्फ स्पेशल डिप्लोमा या डिग्री के लिए नहीं होती है, बल्कि अगर आप बीएड, डीएलएड, डाइट या कोई भी आप टीचिंग से रिलेटेड अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम्स हैं तो टीचिंग से रिलेटेड अगर वो है तो ये सभी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं और सेकंड पार्ट भी मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके सामने जल्दी लेकर आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, उसके नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर हम 2 चीज़ों में तोड़ें तो हमारी 2 चीज़ें निकल के आती है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो हम सबसे पहले दोनों का ही अलग अलग तरीके से मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी का मीनिंग जानते हैं। तो जो साइकोलॉजी होती है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है, साइके एंड लोगोस। साइके का मतलब होता है सोल एंड लोगो का मीन्स होता है साइंस, जिसे हम बोल सकते हैं साइंस ऑफ सोल। तो ऐसा पहले के टाइम पे बोला जाता था कि इसे साइंस ऑफ सोल कहा जाता था। तो फिर कुछ चीज़ें आई निकल के, कुछ साइकोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने बोला कि जो सोल है उसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, जो चीज़ मेटाफिज़िकल है उस चीज़ को हम कैसे उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फिर ये साइंस ऑफ सोल की जगह इसे बोला जाने लगा साइंस ऑफ माइंड। तो 18वीं सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने इसे साइंस ऑफ माइंड कहना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही एक हमारे विलियम जेम्स हैं साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसे कहा साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी कि जो भी हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जो भी मेंटल थिंकिंग, जो भी मेंटल प्रोसेस होते हैं, उन्होंने इसे इससे जोड़ के देखा और साथ में साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस कहा। उसके बाद जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने इसे साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। कॉन्शियसनेस जिसे आप देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, हियर भी कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन बाद में 1905 में विलियम मैकडूगल आते हैं, इसे साइंस ऑफ बिहेवियर का नाम देते हैं कि ना तो ये साइंस ऑफ सोल है, ना ये साइंस ऑफ माइंड है, ना ही ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो अभी जो रिसेंट में भी अगर हम बात करें, अब के टाइम पे भी अगर इसे माना जाता है तो साइंस ऑफ बिहेवियर ही माना जाता है, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। तो बिहेवियर मीन्स जो होता है वो होता है ओवर्ट एक्टिविटीज़, यानी कि जिसे हम मेज़र भी कर सकते हैं और जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ जिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो साथ में ही जो हमारा बिहेवियर होता है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप देख सकते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी के बेस पर हम अपने बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर काफ़ी आप सबके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप अपनी लाइफ में करते हैं जिसके बाद अपने बिहेवियर को आप बिल्कुल चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लूँ, हम जैसे बचपन में थे, कुछ होता है कि हम चोरी कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने चोरी कर ली और हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो उन्होंने पहले ही दिन हमें बहुत ज़्यादा तकड़ी पनिशमेंट हमें दे दी। तो उस पनिशमेंट के बाद हमें पता चल जाएगा कि नहीं, हमें चोरी नहीं करनी है, ये गलत काम है। तो हमने क्या किया, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया, चेंज किया। तो अब हम अगर चोरी करने का सोचेंगे भी तो हम नहीं करेंगे, नहीं हमें डंडे पड़ेंगे, कुछ गलत काम है हम नहीं करेंगे। तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस्ड होती है बिहेवियर से। साथ में ही बी.एफ. स्किनर इसे कहते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स ही है, यानी कि साइंस है हमारे बिहेवियर के साथ में जो एक्सपीरियंसेस फेस करता है कोई भी ह्यूमन बींग्स उसकी पूरी लाइफ में उसका। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, साथ ही साथ कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप की भी स्टडी है। उसके बाद तो हमने अभी साइकोलॉजी का मीनिंग देख लिया, तो अब हम एजुकेशन का मीनिंग देखेंगे। तो एजुकेशन क्या होती है, अगर सिंपल वर्ड में देखें हमें पता है एजुकेशन क्या होती है, लेकिन जब उसे डिफ़ाइन करने की बात आती है तो हम उसे डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि क्या होती है एजुकेशन। तो अगर मैं सिंपल वे में आपको एजुकेशन बताऊँ तो एजुकेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल में डिज़ायरेबल चेंजेस लेकर आने, कुछ मेथड्स और टेक्निक यूज़ करके। और क्यों लेके आते हैं हम वो चेंजेस किसी भी इंडिविजुअल में, ताकि उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम करा सकें, यानी कि उसका कॉग्निशन भी हम डेवलप करा सके, उसको हम मॉरली भी डेवलप करा सके, उसको हम सोशली भी डेवलप करा सके। तो ये हमारा हो जाता है
एजुकेशन। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमें साइकोलॉजी का भी पता चल गया है, हमें एजुकेशन का भी पता चल गया है। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो निकल के आता है वो होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये एक जो भी चीज़ें हमने साइकोलॉजी से सीखी हुई होती है, जो भी चीज़ें हमने साइकोलॉजी से सीखी है उसको एजुकेशनल फील्ड में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम किसी इंडिविजुअल को डेवलप कराते हैं, तो ये हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो आप साइकोलॉजी को एक ट्री मान सकते हैं, यानी कि एक बड़ा सा पेड़ मान सकते हैं, और उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं। एक ट्री है वो साइकोलॉजी है, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई, आपकी फोरेंसिक साइकोलॉजी हो गई, आपकी सोशल साइकोलॉजी हो गई। ऐसे ही आपकी एक उसी ब्रांच में एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक नैरो चीज़ होती है, यानी कि नैरो होती है, ये सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड होती है, जबकि साइकोलॉजी काफ़ी वास्ट है, इसके अंदर सारी साइकोलॉजी आ जाती है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी जो आती है वो साइकोलॉजी के अंडर ही आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का एजुकेशनल सेटिंग्स में, उसी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलेंगे। तो चार्ल्स सी स्किनर जी ने एक डेफिनेशन दी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग, कहाँ पे, एजुकेशनल सेटिंग्स में। तो टू मेन रेफरेंसेस यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कहाँ पे, एजुकेशन पे। तो अभी मैंने आपको बताया एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, जो भी हम साइकोलॉजी से सीखते हैं वही हम एजुकेशनल फील्ड में यूज़ करें तो उसी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पे EAP लाते हैं जिन्होंने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ एजुकेशन है। अब अगर हम इसका बेसिक मीनिंग देखें, अगर हम इस बेसिक कंसर्न करें किसी चीज़ से, तो हम इसमें टीचिंग एंड लर्निंग पाएंगे। कि जैसे आप एजुकेशन ले लेते हैं तो एजुकेशन में आपके दिमाग में एकदम से यही आता है कि वहाँ पे एक टीचर होगा जो टीच कर रहा होगा, एक लर्नर होगा जो लर्न कर रहा होगा। तो जो भी मेन चीज़ हमें देखी जाए तो यहाँ पे हमारा टीचिंग एंड लर्निंग से प्राइमरीली अगर मैं बोलूँ कि कंसर्न होती है। एंड जो भी ये जो हमारी टीचिंग मतलब जो भी हमारी एजुकेशन होती है वो कहाँ पे ली जाती है, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में ली जाती है, यानी कि चाहे स्कूल्स होंगे चाहे कॉलेज होगी, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ली जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ले ली, तो फॉर्मल वे में ली जाती है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट वेज़ लगाए जाते हैं ताकि एक किसी भी इंडिविजुअल की हम पर्सनालिटी को डेवलप करा सके। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं, जैसे कि लर्निंग थ्योरीज़ हमारी हो गई, जो भी हमने थ्योरीज साइकोलॉजी से लर्न किया है उसी को हम बाद में कहाँ पे लगा रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड में किसी इंडिविजुअल को डेवलप कराने के लिए। सेकेंड, हमारी टीचिंग मेथड्स, जो भी हम टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। मोटिवेशनल, जैसे कि हम किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि वो अच्छा कर पाए। कोग्निशन, इमोशनल, मॉरल, सभी तरीके का अगर हम कहें तो सभी तरीके का डेवलपमेंट, साथ में जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है उसकी भी यहाँ पे बात होती है। तो अगर हम देखें मेन चीज़ क्या होता है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, मेन चीज़ क्या है, हम बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चा अगर किसी चीज़ में लैकिंग है तो बच्चे को हम उभार के लेके बच्चों को इम्प्रूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे देखें तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, या फिर इसे आप लर्नर सेंटर्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चे की, उसकी डेवलपमेंट की, उसकी नीड की, उसकी पोटेंशियलिटीज़ की। साथ ही लर्निंग सिचुएशन, तो लर्निंग सिचुएशंस क्या हो जाएगी, लर्निंग सिचुएशंस हो जाएगी किस सिचुएशन में रह के हम उस बच्चे को सिखा रहे हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या TLMs हम यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चा कितनी अच्छी तरीके से करे, क्या वहाँ पे फिज़िकल फैसिलिटीज़ है। तो ये सब लर्निंग सिचुएशंस में हमारा आ जाएगा। थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि सभी चीज़ बच्चे को ध्यान में रख के ही होती है। लर्निंग प्रोसेस, हमने TLM तो ले लिया लर्निंग सिचुएशंस में, लेकिन उस TLM को हम यूज़ किस तरीके से करें, क्या हम बेटर तरीके से यूज़ करें, क्या हम बेस्ट वे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या हम अच्छी तरीके से यूज़ करा रहे हैं उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके नेचर की तरफ। तो नेचर में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑफकोर्स ये एक साइंस होती है, जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक वे में सब चीज़ होती है, जैसे कि पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एनालिसिस की जाती है, उसे प्रेडिक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे कंट्रोल किया जाता है। तो सेम साइकोलॉजी भी इसी तरीके से की जाती है, इसलिए हम इसे साइंस की तरह देखते हैं। उसके बाद ये एक नेचुरल साइंस की तरह भी काम करती है, जैसे कि जो हमारे फिजिस्ट और बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके बाद अपनी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। तो सेम हाँ साइकोलॉजी में भी ऐसा कुछ ही होता है, तो इसलिए हम इसे नेचुरल साइंस भी बोल देते हैं।
नेक्स्ट इसे हम सोशल साइंस की तरह भी देखते हैं, क्योंकि कोई बच्चा है वो कहाँ पे रह रहा है, कोई बच्चा है अगर हम उसे सिखा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो स्कूल में है तो वहाँ पे वो अपने पीयर्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, साथ में अपने टीचर्स के साथ भी करेगा, स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है सबके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, यानी कि वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन भी हो रहा है किसी तरीके से, तो हम उस चीज़ पर भी ध्यान देंगे। तो यानी कि हम इसे सोशल साइंस की तरह भी देखते हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का यहाँ पे जो मतलब आता है वो आता है कि जो पॉजिटिव साइंस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव साइंस में होता है कि बच्चा जिस तरीके से है हम उसको उसी तरीके से देखें, बल्कि हम ये ना सोचें कि ऐसा होना चाहिए था। अगर कोई स्लो लर्नर है तो हम उसे ये ना देखें कि ये स्लो लर्नर होना नहीं चाहिए था, नहीं, अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो हम उसको उसी की तरह देखें और बाद में उसमें अपनी मेथड्स, अपनी टेक्निक, जिस तरीके से भी हम उसको इम्प्रूव करा सकते हैं, अपने मेथड्स एंड टेक्निक्स लगा के उसे इम्प्रूव कराएं। तो इसीलिए हम इसे एक पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं कि इसमें होना चाहिए नहीं होता है, बल्कि जैसा होता है उसी तरीके से उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है। उसके बाद हम इसे अप्लाइड साइंस भी कह देते हैं। तो अप्लाइड साइंस तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक साइकोलॉजी को ही अप्लाई किया गया है एजुकेशन में, तो इसलिए हम इसे एक अप्लाइड साइंस, क्योंकि उसके जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी लॉज है, जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी थ्योरीज है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है किसमें, एजुकेशन में, इसलिए हम इसे अप्लाइड साइंस भी बोल देते हैं। उसके बाद होती है डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यू जब भी रिसर्चेस आते हैं, जैसे अभी हमने हिस्ट्री पढ़ी कि पहले इसे साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, फिर इसे साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा, उसके बाद इसे कॉन्शियसनेस कहा जाने लगा। तो क्या देखा हमने कि टाइम टू टाइम क्या हुआ, इसमें चेंजेस आए हैं, यानी कि न्यू रिसर्चेस हुई है, न्यू चीज़ें आई हैं, उसके बाद हमने इसमें चेंज किए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोइंग होती है, डेवलपिंग होती है कि हम इसमें जो भी न्यू रिसर्चेस आती है, जो भी हमारी चीज़ें होती है, वो चीज़ इसमें ऐड ऑन की जाती है टाइम के साथ। और हो सकता है अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हों जो रिसर्चेस चल रही हों कि इसमें आगे जाके हमें वो ऐड ऑन की जाए और हमें देखने को मिले। तो इसलिए ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं कि ये एक अप्लाइड, पॉजिटिव, सोशल, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल साइंस है। साथ में अगर हम बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन एजुकेशन स्फेयर ओनली। एजुकेशनल स्फेयर ओनली का यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि हमने साइकोलॉजी हमने पढ़ी, तो साइकोलॉजी क्या है, बहुत वास्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखती है, लेकिन अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें वो सिर्फ एजुकेशनल तक ही लिमिटेड होती है, यानी कि सिर्फ साइकोलॉजी को एजुकेशन में लगा देना, ये काफ़ी नैरो होती है। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि सिर्फ एजुकेशनल स्फीयर तक ही होती है। तो यहीं पे आज अब हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसका पार्ट सेकंड मैं जल्दी लेकर आने वाली हूँ, और साथ में ही दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी मैं लेकर आने वाली हूँ। तो